नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ जिस पर लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां अवंतीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से आपको अपडेट दे दें। एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान जख्मी बताया गया है और एक आतंकी को मारा गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अवंतीपुरा से ये जो खबर है एनकाउंटर के ताल्लुक से, उसमें इस वक्त की आपको अपडेट दे दें। एक जवान शहीद बताया गया है, एक जवान जख्मी है और एक आतंकी को मारा गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की ये अहम खबर अवंतीपुरा में एनकाउंटर के ताल्लुक से, एक जवान की शहादत की खबर है, एक जवान जख्मी बताया गया है और एक आतंकी को मार गिराया गया है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा से, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। और अभी की ये अपडेट है कि एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान जख्मी बताए गए हैं, एक आतंकी को मारा गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सैयद मंजूर का। मंजूर, इस वक्त की हम आपसे तफसीलात चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से। जी ना, ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर में अभी एक जो फौजी जवान है उसको मार गिराया गया है और एक फौजी जख्मी है। और जो एनकाउंटर है वो बदस्तूर जारी है। जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है वो बरकरार है, बंद है, किसी को भी इलाके की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। अभी भी एक खबर आई है कि इस एनकाउंटर में जो है इंशल में दो फौजी जवान जख्मी हो गए थे। इनमें से एक की मौत हॉस्पिटल में वाक़ा हुई और एक और जो फौजी एहलकार है वो अभी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बिना मंजूर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे ये एनकाउंटर कब शुरू हुआ था? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक जवान की शहादत हुई है, एक जवान जख्मी बताया जा रहा है और एक आतंकी को हलाक किया गया है, तमाम तर तफसीलात अभी जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं उन तक पहुंचाइए। ये जो एनकाउंटर है आज रात 1 बजे के करीब पुदगामपोरा में इस वक्त शुरू हुआ, जब फोर्सेस ने इलाके में मुहासरा किया। उस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। उस दौरान जब फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, उस दौरान एक मिलिटेंट हलाक हो गया था और इसी दौरान 2 फौजी भी जख्मी हो गए थे, जिनमें से एक फौजी की मौत वाक़ा हुई। और ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। बताया जाता है कि इलाके में एक और मिलिटेंट मौजूद है जिसकी तलाश जारी है। सुबह से ही फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। बहुत सारी टुकड़ियों को अब मजीद फोर्सेस को यहाँ लाया गया है, क्योंकि फोर्स चाहती है कि जो इलाके में सूरत हाल है वो ठीक रहे। जो सिविल आबादी है उनको वहाँ से सेफर मुकामात पर पहुँचाया गया है। और ये जो एनकाउंटर है अभी जारी है। अगर बिल्कुल मंजूर, लगातार इस अहम खबर पर बने हुए हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एनकाउंटर जो है वो अभी भी जारी है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय। आपको बताएं, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति आज जम्मू आएगी और टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी करेंगे। कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में ये टीम रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होना है, यानी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेगी ये टीम। आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से ये टीम मुलाकात करेगी। सबसे अहम कि संपत्ति कर और विध्वंस अभियान पर चर्चा संभव है। जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा होगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह को दौरे के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट देगी और इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे 2 साथी मौजूद हैं, समीर भट्ट मौजूद हैं और परवेज भट्ट मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करना समीर का। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने वाली है ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, क्या कुछ इसके ताल्लुक से आपके पास डिटेल्स? देखिए हिना, एक इम्पॉर्टेंट विजिट हो रहा है इन द बैकड्रॉप ऑफ लीजिए 2 दिन पहले ही पुलवामा में अक्सन के एरिया में टारगेट किलिंग हुई, संजय शर्मा की हत्या की गई
आज भी इनकाउंटर चल रहा है अवंतीपुरा में। ये MHA का एक टॉप ऑफिशियल्स का एक टीम आ रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लखाड़े की अध्यक्षता में ये टीम यहाँ जम्मू पहुंच रही है, सीधा राजभवन जाएगी, वहां पे मीटिंग होनी है LG मनोज के साथ। कुछ और मीटिंग्स भी है आज, जो कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका रिव्यू किया जाएगा कि उसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो डेवलपमेंट पैकेज था तकरीबन 28,000 करोड़ का, उसकी समीक्षा की जाएगी कि उसका स्टेटस रिव्यू क्या है, कहाँ तक पहुंचे हैं जो प्रोजेक्ट उसके अंदर उठाए गए थे, जिन पे काम शुरू किया गया था, उनकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक वो पहुंचे हैं। दूसरा, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और इम्पोर्टेंट मीटिंग इसलिए है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, बहुत टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, पुलिस के DGP दिलबाग सिंह रहेंगे, BSF, आर्मी और CRP के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरोज के, और MHA जो कि होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की, उनके ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में रहेंगे। पूरी रिव्यू की जाएगी, सिक्योरिटी सिनेरियो का रिव्यू किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के साथ साथ जो आम जो मूवमेंट है आतंकवादियों की, उसको किस तरह से उस पर नकेल कसी जाए, और खासकर जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, ज्यादा उसमें तेजी आई है। यहाँ अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो आपने देखा डांगरी में 7 लोगों की हलाकत की गई थी, शहीद किया गया था इसी टारगेट के सिलसिले में। उस पहले भी आपने पिछले साल देखा, राहुल भट्ट हो, दीपक चंद हो, इसी के साथ रजनी बाला हो, पूरन चंद हो, इस साल अभी फिलहाल में संजय शर्मा हो। तो टारगेट किलिंग का जो चलन पड़ा है, जिस तरह से आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके अब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया, उस पर मंथन किया जाएगा कि उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हिंटरलैंड्स के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को और मजीद बीफ अप किया जाए, क्या क्या नई चीजों को, स्ट्रैटेजीज को अमल में लाया जाए, ताकि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद हो, और जो आतंकवादी बचे कुछ आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हैं, उनको किस तरह से जल्द ढेर किया जाए। क्योंकि अगर हम ऑफिशियली देखें तो 37 के आतंकवादी जो एक्टिव हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो आतंकवादी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हाइब्रिड आतंकवादी है, जो पर्दे के पीछे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई है, बहुत सारे आतंकवादियों के मकानों को ध्वस्त किया गया है। उस चीज को भी देखा जाएगा कि किस तरह से और कड़े कार्रवाई की जाए और कड़े इक़दाम कदम उठाए जाए आतंकवाद के खिलाफ। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनकी बात उस पर मंथन होगा। कश्मीरी माइग्रेंटों की जो ओवरऑल रिहेबिलिटेशन है, उनको और सुविधाएं देने की बात, उस पर बात होगी। बिल्कुल समीर, तो काफी अहम ये दौरा रहने वाला है, इस पर लगातार पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों चाहेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, लगातार MHA की नजर जो है वहां के हालात पर बनी हुई है, कितना अहम मानते हैं आप टीम के इस दौरे को? बिल्कुल हिना, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये जो विजिट इस टाइम हो रहा है। ये इस वजह से भी अहम है क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका जायज़ा इसमें लिया जाएगा। ख़ास तौर जो संजय शर्मा की किलिंग के बाद जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है इस किलिंग के खिलाफ, उसके चलते जो है यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी बीफ अप कर दी गई है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम कल भी अपने बता रहे थे कि जो ADGP हैं विजय कुमार, वो खुद पुलवामा गए थे और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू का जायजा लिया था और वहां पे देखा था कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं उनको मजीद और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि आगे आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी माइनॉरिटी किलिंग्स ना हो, चाहे उसमें लेबर्स हों या फिर कश्मीरी पंडित हों। दूसरा जो इसमें अहम एक पहलू ये भी है कि कुछ मुद्दे इसमें ऐसे हैं जिसके हवाले से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको काफी तशवीश है, और उनका मानना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उन मुद्दों पे भी उनकी राय ली जाए और उस पे भी बात की जाए, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो एविक्शन ड्राइव के हवाले से बात चल रही थी पहले। हालांकि एविक्शन ड्राइव अब रोक दी गई है और जो बिल्डोजर करने का सिलसिला था यहाँ पे मकानों का, उस पर भी रोक लग गई है फिलहाल के लिए। और दूसरा जो नया फरमान जो प्रॉपर्टी टैक्स का आया है, यहाँ कश्मीरी लोगों का मानना है कि ये एक और बर्डन है उन पे, जो कि पहले से ही फाइनेंशियली ड्रेन्ड है और उनके लिए एक और बर्डन है। तो लोग उम्मीद करेंगे कि ये दो इश्यूज भी साथ साथ इस टीम के साथ उठाए जाएं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट अफेयर्स देखती है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये यूटी एक है, तो उनको अगर कुछ किसी से रसाई है तो वो होम मिनिस्ट्री से ही रसाई है। अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं
के हवाले से ये टीम जो है वो डिटेल्स लेगी। पीएमडीपी के तहत जो काम यहाँ पे मुख्तलिफ काम चल रहे हैं उनका जायजा ये लेगी और खुसूसन जो इश्यूज हैं कश्मीरी पंडित्स को लेके या फिर वेस्ट पाक रिफ्यूज जो जम्मू में हैं उनके जो इश्यूज हैं, चाहे उसमें सबसे बड़ा इशू अगर देखें तो जो कश्मीरी पंडित्स जो माइग्रेट करके यहाँ से गए हैं उनकी वापसी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार उनका कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स को किस तरह से वापस वादी की तरफ लाया जाए। लेकिन दूसरी ओर से अगर हम यहाँ की सूरत हाल देखें तो जो पहले से ही कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 30 साल से, उनके जाने का भी खदशा यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह से ये किलिंग्स का सिलसिला जारी है यहाँ पे। तो ऐसे में इस टीम के सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जरूर वो जो कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम पॉइंट आपने यहाँ पर सामने रखा है और इसी बात को समीर आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जो वहां पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं वो यही बात कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कमेटी आ रही है, ये जो कमेटी वहां पर आ रही है, कम से कम उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एमएचए की नजर जो है वो बनी हुई है यूटी जम्मू कश्मीर में। देखिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो मसला है वो सिर्फ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की तरफ नहीं, हम अगर हम इसको ब्रॉडर एंगल से देखें तो जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो कश्मीर में जो वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी, जो वहाँ बुरे हालात में भी कश्मीर में भी रहे थे, इस मकसद से, इस उम्मीद से कि वहाँ पे सारा कुछ ठीक रहेगा। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से टारगेट किलिंग्स वहाँ शुरू हुई हैं, तो उसमें जो कश्मीर में ही जो लोग रहते थे, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेशन नहीं की जिन्होंने थी, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अगर आप देखिए बंटू शर्मा वनपू में उनकी हलाकत हुई, वो वहीं पे रहते थे, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी। पूरन कृष्ण भट्ट जो चूतरगुंड एरिया में शोपियां में थे, उनको भी हलाक किया गया, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की थी। अभी रिंकू एक सुनील पंडिता थे, वो शोपियान एरिया में थे, उन्होंने माइग्रेशन, और अभी जो संजय शर्मा उन्होंने भी माइग्रेशन नहीं की। तो जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित वहां पे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। जो वहां पे नॉन लोकल माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो पोस्ट ऑफिस में हैं, बैंक्स में हैं, बाकी जगहों पे वो भी मूवमेंट करते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं, उनको भी बाहर निकलना, तो उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ओवरऑल अगर हम प्राइम मिनिस्टर योजना के तहत जो काम कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्यों वापस भेजा जा रहा है, हम वहाँ पे सिक्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिली थी इसलिए उनको वापस जाना पड़ा। और हमें ये मानना पड़ेगा कि तकरीबन 60 से 70% जो एम्प्लॉयज हैं उनको जाना पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि नौकरी इम्पोर्टेंट है, सैलरीज भी इम्पोर्टेंट है, सैलरीज उनको मिली नहीं। लेकिन जो बचे कुचे हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम हालात हमारे लिए, और जो चले गए हैं कुछ दिनों पहले सैलरी के जिनकी सैलरीज बनती, वो भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ठीक सुरक्षित नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। इस तरह रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका बड़ा इशू है। ये भी कह रहे हैं कि जो रजनी बाला की जब हत्या हुई थी, जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय थी कुलगाम में जब उनकी हत्या हुई थी, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तो ये एक बड़ा मसला एमएचए के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हर तरफ से राहुल गांधी ने इसमें लेटर लिखी थी मिनिस्टर को और कहा था कि इनके मसले की तरफ ध्यान दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ जो एमएचए जब ऑफिशियल्स यहाँ पे आए, जब मीटिंग लेंगे तो जरूर इस इशू पर भी बात होगी। बिल्कुल समीर, ये तो तमाम अहम मुद्दे रहे जिन पर बातचीत हो सकती है, इस पर नजर रहेगी। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर तरक्याती काम भी हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें थी वो भी वहां तक पहुंचाई गई हैं। अब ये कमेटी, ये समिति जो है, इनका भी जायजा लेगी कि क्या हकीकी मायनों में वो लोगों तक पहुंच पाई हैं या नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल हिना, आपको बता दूं, मैं एक अपडेट भी कर दूं कि जो एलजी है मनोज सिन्हा, वो आज तकरीबन 4:30 बजे राजभवन में
5G का लॉन्च करने वाले हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। और 5G यहाँ पे भी अब रूरल एरियाज के साथ साथ शहरी इलाकों में भी 5G को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए एक बड़ी डेवलपमेंट है ये और बड़ी खबर है। 5G अब यहाँ पे भी उसकी सुविधा यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर की LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी कोशिश है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो पैसा मिला है उसमें जो स्मार्ट सिटी जम्मू की स्मार्ट सिटी और अगर स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया है, बहुत सारे कंप्लीट भी हुए हैं, बहुत सारे कंप्लीशन के बिल्कुल नजदीक है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, विलेज बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया गया है। देखिए जल हर घर में पानी देने की सुविधा है, बिजली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की और इम्प्रूव करने की, एजुकेशनल सेक्टर को और मजबूत करने की, इसी तरह से रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने की, उसको और हाईवेज बन रहे हैं। आप देखिए फ्लाईओवर बन रहे हैं। अगर आप जम्मू के फ्लाईओवर की बात करें तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कितना बड़ा एक बड़ा चेंज हुआ है, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन हुआ है, उसके बाद ट्रैफिक जाम नहीं लग रहे हैं। बहुत सारी और जगहों पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और टनल्स का काम जो नेशनल हाईवे का में दो टनल, तो आप देख लिए बहुत सारी चीजों पे काम शुरू भी हुआ है, बहुत सारी कंप्लीशन में हुई है। और जो ये टीम आ रही है ये देखेगी, ये रिव्यू करेगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अमल में लाए गए हैं, शुरू किए गए हैं, क्या उनकी कंप्लीशन हुई है या कोई फंड्स की कोई कमी तो नहीं है। अगर फंड्स की कमी होगी तो ये जो रिपोर्ट है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को जाएगी, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। जो लोग है जहां जहां कमियां दिखेंगी, जहां जहां पे लगेगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट में ये दिक्कतें आ रही हैं, इसको इस तरह से करना है, इसको अलग तरीके से करना है, तो सारी जो का मंथन किया जाएगा। हर एक एस्पेक्ट पे पूरी तरह से डिटेल फीडबैक लिया जाएगा MHA के ऑफिसर्स की तरफ से। और जब ये होम मिनिस्टर के अमित शाह के पास जब ये रिपोर्ट जाएगी तो ऐसा लगता है कि उसके बाद कार्रवाई होगी, उस पर बिल्कुल समीर। और बहुत अहम है ये दौरा। परवेज, आपका रुख करना चाहेंगे, खासतौर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि अगर हम वादी की बात करें वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तरक्याती काम किए गए हैं। नौजवानों के लिए जॉब फेयर का भी वहां पर खास बंदोबस्त किया गया है। फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी इस तरह के कई तरक्याती काम शुरू किए गए, कई तरह की ट्रेनिंग्स जो है वो दी गई है। तो वहां से भी इस तरह की रिपोर्ट जो है वो काफी कारामद साबित हो सकती है वहां के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए। अब बिल्कुल है ना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंटल काम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे शुरू किए गए थे। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि बहुत सारे ऐसे कम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इख्तिताम तक पहुँचाया गया, बल्कि ऐसा कहें हम कि सुस्त रफ्तारी से काम है जो है वो प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है। उसमें आप यहाँ के मौसम का भी थोड़ा उस पर इफेक्ट रहता है, क्योंकि 6 महीने तकरीबन यहाँ पे मौसम ख़राब रहता है और जो कंस्ट्रक्शन काम वगैरह हैं वो बंद ही रहते हैं। तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू कर दिए जाते हैं उनको फिर मुकम्मल करने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे अगर हम यहाँ स्मार्ट सिटी की ही बात करें तो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे सड़कें खुदी हुई हैं जो सिटी सेंटर है लाल चौक में, तो अभी तक उसके कंप्लीट होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पोलो व्यू मार्केट जहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं और उसको आज से 2 साल पहले उसमें काम शुरू कर दिया गया था, तब से आज तक वहाँ के दुकानदार जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और उनकी इक्तिसादी हालत जो है वो भी काफी हद तक खराब हो चुकी है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो हैं इससे जो श्रीनगर सिटी का जो एक चेहरा है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, एक एस्थेटिक लुक आ जाएगा पूरा श्रीनगर सिटी में। लेकिन लोगों की मांग यही है हमेशा से कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हों उन पे जल्दी से जल्दी काम किया जाए। खासतौर जो सिटी एरियाज में जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं उनके हवाले से लोग शिकायत करते हैं कि वो टाइम पे मुकम्मल नहीं होते हैं। दूसरा, अगर बात करें यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया था, तकरीबन 76,000 करोड़ के करीब जो है सरकार दावा कर रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया। लेकिन जो आम लोग हैं वो ग्राउंड पे देखते हैं कि क्या किसी जगह कोई फैक्ट्री लगी है, क्या किसी जगह कोई यूनिट लगा है। रहने वाला है ये दौरा इस समिति का और इस लगातार पल पल का अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। समीर भट्ट आपका और परवेज भट्ट आप दोनों साथियों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए। तो स्थिति की समीक्षा करेगा गृह मंत्रालय, समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति आज जम्मू जाएगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। 6 states,
1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेकिंग एट 10 में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से ये बेहद अहम खबर है। HLG लॉन्च करेगी जियो 5G सर्विस। राजभवन में इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग होना है आज शाम 4:30 बजे। ये अहम लॉन्चिंग होना है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, HLG लॉन्च करेगी जियो 5G सर्विस। राजभवन में आज शाम 4:30 बजे ये लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार हम और एक और अहम खबर आपको दे दें, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। संकट के बीच DHL, तो बेहद अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर भी प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है ये। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में करने का निर्णय लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है ये, जिसके मुताबिक भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान और इस संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का फैसला लिया गया है। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का ये फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट आपको दे रहे हैं। तो ये बेहद अहम खबर, आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान और इस संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर है प्रतिबंध के बीच DHL पाक का बड़ा फैसला। मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट जो है ये आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भयंकर आर्थिक संकट देखा जा रहा है, लगातार इस पर आपको हम तमाम तर अपडेट दे रहे हैं और इस बीच ये भी खबर है कि संकट के बीच DHL पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय। डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बीच DHL पाक का फैसला और ये तमाम जो खबर है मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट।
और एक और ब्रेकिंग आपको दे दें, तरहामा कुंजर से ये खबर है जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिपर 2 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं। खनिज से लदे वाहनों को यहां सीज किया गया है। तो ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम ब्रेकिंग आपको दे दें, तरहामा कुंजर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टिपर 2 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं। खनिज से लदे वाहनों को सीज किया गया है। और अहम खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। संकट के बीच डीएचएल पाकिस्तान का बड़ा ऑपरेशन में कटौती करने का निर्णय, डॉलर में कमी, रेमिटेंस आउटफ्लो पर प्रतिबंध और तमामतर ये मनोज गुप्ता का मेगा एक्सक्लूसिव इनपुट है जो आपको दे रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो भयंकर आर्थिक संकट के बीच से गुजर रहा है और अब एक ये नई जो चीज है वो सामने आई है, इस पर डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और आईएमएफ के लोन के लिए लगातार कोशिश जारी है पाकिस्तान में, ऐसे में ये खबर आना कि जो डीएचएल है उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने ऑपरेशंस को रिड्यूस कर दिया है पाकिस्तान में, तो अच्छी खबर नहीं है। हालांकि ये शुरुआत है कि जिस तरह से धीरे धीरे पाकिस्तान में अब जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ठप होने लगी हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं डॉलर्स का, वो खत्म होता जा रहा है और इस पे पाबंदी लगा दी गई है कि अब जो फॉरेक्स है उसको खर्चा नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऑपरेशंस बाहर की कंपनियों के लिए, जो ऑपरेशंस जो बाहर की कंपनियां करती है पाकिस्तान में, जैसे जिसमें डीएचएल शामिल है, या जो प्राइवेट शिपिंग कंपनीज, फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं, वो भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से जो ऑपरेशन है वो उसमें रिडक्शन कर सकती है, यानी उसमें कमी ला सकती है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वहां का टेक्सटाइल है। तो ऐसे में अगर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगती है तो जाहिर तौर से पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा झटका मिल सकता है। और वही इसकी शुरुआत डीएचएल से हुई है, जिस तरह से डीएचएल ने कहा है कि रेमिटेंसेज यानी कि जो डॉलर को खर्च करने की जो परमिशन है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में जब तक आईएमएफ को लोन नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान के लिए राहत नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ जो ऑपरेशंस हैं, जिसे हमने ये भी देखा है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल की बात करें या हम कहें कि जो मेडिसिन की अगर जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसमें भी कमी देखी गई है पिछले दिनों के अंदर, क्योंकि रिजर्व में पैसा बचा नहीं है, रिजर्व में डॉलर बचा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी और वीक होती चली जा रही है और उसका सीधा असर वहां की जनता पर, वहां की आवाम पर हो रहा है। शैलेंद्र, आपसे हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे, ठीक है लगातार हम तमाम तर जो हमारे पास खबरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नतायज हैं, वो आने वाले बहुत वर्षों तक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक एक करके जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो यही चीज दिखाती हैं। देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं है और हमने हाल ही में देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस करने पड़े और ये कहना पड़ा कि सरकार किस तरह से कटौती करेगी अपने बजट में, अपने खर्चे में। और इसी बीच हमें ये भी खबर मिल रही है कि कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये बताया गया है कि कितना खर्च हुआ है उनके विदेश दौरों पर पिछले साल के दौरान। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आईएमएफ का बेल आउट पैकेज मिल भी जाता है तो फिर से एक बार जून जुलाई के आसपास फिर से आईएमएफ की जरूरत पड़ेगी लोन की। तो ये लोन पाकिस्तान उतारेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए कुछ स्ट्रिंजेंट कदम उठाने होंगे और वही कदम फिलहाल पाकिस्तान उठा रहा है। इसी बीच जो जनता पर जो असर है वो सीधा देखा जा रहा है। आपको एक ताजा अपडेट ये भी बता दें कि अगले महीने रमजान शुरू होने वाला है और जो खबरें पाकिस्तान से आ रही है उसके मुताबिक रमजान का महीना बहुत मुश्किल रहने वाला है पाकिस्तान में जो लोग हैं, पाकिस्तान में जो आवाम है उनके लिए, क्योंकि जो आम चीजों की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम घी की बात करें, जो जीएसटी बढ़ाया है, जो जूसेस की बात करें या जो खजूर को जिसको इंपोर्ट कराया जा रहा है, इन तमाम चीजों की कीमतें बहुत बढ़ने वाली। तो
आम इंसान अगर रोजा रखता है तो जाहिर तौर पर उसके लिए वो बजट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा, जिसकी आमदनी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में है। तो जाहिर तौर पर ये मुश्किल का समय है पाकिस्तान के लिए। और ऐसे में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद आके कहना पड़ा कि अब उनकी सरकार जो है वो चाय बिस्किट पर चलेगी, यानी कि अब जब मीटिंग्स होंगी तो चाय के साथ सिर्फ बिस्किट ही मिलेगा और जो पकवान है उसको एक तक लिमिट किया जाएगा। यानी कि इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान सरकार पर अंदरूनी दबाव बना हुआ है, लेकिन सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि पूरी जनता इस वक्त जो है वो सख्ते में है, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स जो है वो खाली हो रहे हैं। और ऐसे में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे में DHL जैसी कंपनी जो ऑपरेशन दुनिया भर में करती है उसको अपने ऑपरेशंस लिमिट करने पड़े, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की अब कमी है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जो मेन एक्सपोर्ट का आइटम जो टेक्सटाइल का है, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसका नताइज जो है वो हम सभी समझ सकते हैं कि क्या नताइज इसके हो सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। और लगातार इस अहम खबर पर तमाम जो रिएक्शन है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर आतंकवाद पर अमेरिका की रिपोर्ट के ताल्लुक से है। आतंकवाद पर भारत के प्रयासों से अमेरिका खुश है, पाक को लिया आड़े हाथों। जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर के राज्य एवं मध्य भारत आतंक से प्रभावित हैं। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। वहीं पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया गया है। आतंक के खिलाफ पाक की लड़ाई कमजोर है। आतंकवाद एवं आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2020 की तुलना में 2021 में ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। तो एक और अहम खबर दे दें। नेशनल न्यूज दिल्ली शराब घोटाला मामले के ताल्लुक से मनीष सिसोदिया ने कोर्ट का रुख किया है। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी है। आज सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। आज सीजीआई से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे मनीष सिसोदिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे फोन लाइन पर। सुशील, इस अहम मामले पर आपसे आज की तफसीलात चाहेंगे। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि बेहद अहम खबर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले के ताल्लुक से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे से। सुशील, मनीष सिसोदिया मामले पर आज की आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए हिना, बड़ा डेवलपमेंट फिलहाल आबकारी नीति के मामले में है। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने अरेस्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि सीबीआई के द्वारा जिस तरह इस पूरे मामले में जांच की गई है और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी की गई है, ये फिलहाल अवैध है। और इसी मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है और 10:30 बजे आज चीफ जस्टिस इस मामले में फिलहाल सुनवाई के लिए बैठेंगे, तो वो अपनी जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि मनीष सिसोदिया के द्वारा जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। और जैसा उनकी मांग है कि इस पूरे अरेस्ट को इलीगल करार दिया जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई की जाए, तो ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा हिना कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर करता है। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी रहेगी। तो दिल्ली शराब घोटाला मामला, इसके ताल्लुक से अभी हमारे साथी सुशील पांडे खबर दे रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के लिए उन्होंने यहां पर बात की है। अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच को चुनौती दी है।
एक और अहम खबर कठुआ से आपको दे दें। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई यहां सामने आई है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, एक वाहन को जब्त किया गया है, नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तो कठुआ से एक और बड़ी खबर, नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, एक वाहन को जब्त किया गया है, नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि नशे के ऊपर ये यूटी में जारी है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कठुआ से ये अहम खबर है, जहां नशा तस्करों पर पुलिस ने अपना शिकंजा कसा है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, एक वाहन को जब्त किया गया है, नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Largest news network, News Network. तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, एलजी लॉन्च करेंगे जियो 5G सर्विस। राजभवन में ये लॉन्चिंग तकरीब होना है, आज शाम 4:30 बजे ये लॉन्चिंग होना है। तो जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर, एलजी मनोज सिन्हा लॉन्च करेंगे जियो 5G सर्विस। राजभवन में लॉन्चिंग होना है, आज शाम 4:30 बजे इस अहम तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दूरसंचार और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी लगातार यूटी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एलजी मनोज सिन्हा यहां लॉन्च करेंगे जियो 5G सर्विस। राजभवन में लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद होना है, आज शाम 4:30 बजे ये लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की जाएगी। और ब्रेकिंग एट 10 में पामपोर से एक बड़ी खबर आपको दे दें। एग्री टूरिज्म पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 50 विद्यार्थियों को यहां प्रशिक्षण दिया गया है, यानी 50 तालिब इल्मों को यहां ट्रेनिंग दी गई है। राजकीय महाविद्यालय पामपोर के ये तालिब इल्म थे। रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना इस ट्रेनिंग का अहम मकसद है। तो पामपोर से ये बड़ी खबर, जहां एग्री टूरिज्म पर एक 5 रोज़ा कार्यक्रम का यहां पर इनेकाद किया गया, जिसमें 50 तालिब इल्मों को ये ट्रेनिंग जो है वो दी गई। राजकीय महाविद्यालय पामपोर के तमाम तालिब इल्म थे। रोजगार के बेहतर मौके पैदा करना इसका मकसद है। स्टार्ट हुआ था लास्ट मंडे को और ये ट्रेनिंग चली हमारी 5 डेज़। 5 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए चला, जिनमें इनको बताया गया एग्री टूरिज़्म के बारे में। पर्टिकुलरली एग्री टूरिज़्म, जहाँ पे हम न सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वैल्यू करके जो है हम उसकी मार्केटिंग कर सकेंगे। उसमें हम कौन कौन से स्टार्टअप्स ला सकते हैं, पर्टिकुलरली इन व्यू पामपोर टाउन को रखकर और सैफरॉन को माइंड में रखकर हम किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और टूरिज़्म को कंबाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये स्कॉस्ट कश्मीर के साथ हमने कोलैबोरेट किया और स्कॉस्ट कश्मीर की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद हुआ और आज इसका वैलिडिक्शन था। इसमें लगभग 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनको सर्टिफिकेट्स भी दी गई। और इस वक्त त्राल से एक बड़ी खबर आपको दे दें, एनिमल हस्बेंड्री की इमारत जर्जर हालत में है। बहुत ही खस्ता हाल ये इमारत है। हालांकि नई बिल्डिंग का काम 2012 में शुरू किया गया था, लेकिन ये अभी तक अधूरा पड़ा है और किसी भी वक्त यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। तो त्राल से ये खबर, जहां एनिमल हस्बेंड्री की इमारत जर्जर हालत में है। नए भवन का काम 2012 में यहाँ शुरू किया गया था और अभी तक ये काम जो है ये अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस इमारत को मुकम्मल करने की अब इंतजामिया से अपील की है।
डिपार्टमेंट की वजह से उसकी वो बिल्डिंग अनसेफ हुई थी। वहाँ बिल्डिंग नई बनाई भी गई थी, कुछ 2012-13 में वो बिल्डिंग का काम किया था, लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है और किसी वजह से वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब उसको हमने फर्दर अपने नए प्रोजेक्ट्स में डाला है कि उसको हम कंप्लीट करा लें और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगी। और मुंबई से अहम खबर है, जहां लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे डीरेल हुए हैं। बेलापुर और खारकोपर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन डीरेल हुई है। सुबह 8:46 पर यह घटना हुई है। राहत के लिए दूसरी ट्रेन को रवाना किया गया और इस घटना में किसी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बताएं कि बेलापुर से खारकोपर के बीच ट्रेनों का आवागमन यानी आवाजाही जो है वो ठप पड़ी है। ट्रैक बदलने के दौरान ये लोकल डीरेल हुई। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई से ये अहम खबर। लाइफलाइन कही जाती है ये लोकल ट्रेन मुंबई में, और अब ये खबर है कि उसके 3 डिब्बे डीरेल हुए हैं। बेलापुर और खारकोपर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन के ये डिब्बे 8:46 पर यानी सुबह के जो औकात हैं, जिस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उस वक्त ये घटना हुई है और राहत के लिए दूसरी ट्रेन को रवाना किया गया। किसी के हताहत की खबर नहीं है। बेलापुर से खारकोपर के बीच ट्रेनों का ये जो आवाजाही है ये ठप पड़ी है, यानी पूरी तरह से यहाँ पर मुतासिर है आमदोरफ्त। ट्रैक बदलने के दौरान लोकल रेल हुई। तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन, जिसके 3 डिब्बे आज सुबह 8:46 पर डीरेल हुए और उसके बाद दूसरी ट्रेन यहां पर भेजी गई राहत के लिए। किसी के हताहत होने की या किसी नुकसान की कोई यहां पर खबर नहीं है और इस डीरेल होने से ट्रेन के आवाजाही जो है वो जरूर यहां पर मुतासिर हुई। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, 123 वक्फ संपत्तियों से जुड़ा ये मामला है। ऑर्डर को अंजुमन हैदरी चैलेंज करेगी। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो एक और अहम खबर दिल्ली से, जहां 123 वक्फ संपत्तियों से जुड़ा ये मामला है। ऑर्डर को अंजुमन हैदरी चैलेंज करेगी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां 123 वक्फ जायदादों से जुड़ा ये मामला है। ऑर्डर को अंजुमन हैदरी चैलेंज करेगी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो एक अहम खबर दिल्ली से वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, जहां 123 वक्फ की जायदादों से जुड़ा ये मामला है। इस ऑर्डर को अंजुमन हैदरी चैलेंज करेगी। अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, 123 वक्फ संपत्तियों, 123 वक्फ जायदादों से जुड़ा ये मामला है। ऑर्डर को अंजुमन हैदरी चैलेंज करेगी। और ब्रेकिंग एट 10 में बेहद अहम खबर, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का कातिल ढेर। अवंतीपुरा एनकाउंटर में इसको ढेर किया गया। आकिब मुश्ताक भट्ट नामी मिलिटेंट को ढेर किया गया है। टीआरएस से इसका ताल्लुक बताया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कातिल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है, हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में इसको ढेर किया गया है। आकिब मुश्ताक भट्ट नामी आतंकी को यहां हलाक किया गया है। टीआरएफ से इसका ताल्लुक बताया गया है। तो जिस तरह से इस एनकाउंटर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तो इस वक्त का बेहद अहम
ये अपडेट आपको दे रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का बेईमाना कत्ल किया गया था और उसके बाद से लगातार टारगेट किलिंग को लेकर हर तरफ से आवाजें बुलंद हो रही थी और अब ये बेहद अहम खबर कि संजय शर्मा का कातिल ढेर कर दिया गया। अवंतीपुरा एनकाउंटर में इसको हलाक किया गया। आकिब मुश्ताक भट्ट नामी आतंकी को हलाक किया गया। टीआरएफ से इसका ताल्लुक बताया गया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर जिसमें संजय शर्मा जो कश्मीरी पंडित थे जिनका इतवार के रोज कत्ल किया गया, उनके कातिल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर में इसको ढेर किया गया है। आकिब मुश्ताक भट्ट नामी आतंकी को ढेर किया गया है। टीआरएफ से इसका ताल्लुक बताया गया है। अवंतीपुरा एनकाउंटर बेहद अहम खबर। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कातिल को ढेर किया गया। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।